नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। दरअसल लगभग रोज हम इस सार्वजनिक मंच से किसी न किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, वो विषय धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है। जी हां, आज हम लोग अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों ने दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद यह तय हुआ कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बृहद आयोजन किया जाएगा और उस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। खास बात यह भी है कि इस आयोजन में विशिष्ट लोगों की अलग से एक बड़ी सूची बनाई गई है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उस लिहाज से तकरीबन 2500 लोग जिनको विशिष्ट की सूची में डाला गया है, वो उस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसके अलावा देश भर के तमाम सारे साधु संत भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। खास बात यह भी है कि इस आयोजन में मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों को भी न्योता भेजा जा रहा है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम सारे ऐसे कारसेवक जो मंदिर आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, उनके परिजनों को भी न्योता भेजा जा रहा है। यानी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर जिस तरह की तैयारी चल रही है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी उसी तरह से भव्य आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से की गई है। तो कुल मिलाकर अयोध्या में इस वक्त जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। समय समय पर जो मंदिर निर्माण में जुटी हुई एजेंसियां हैं, वो उसके निर्माण कार्य की प्रगति भी देखती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीच बीच में अयोध्या जाकर मंदिर निर्माण की प्रगति को देखते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या 2024 में बीजेपी का चुनावी एजेंडा तैयार हो गया है और विपक्ष के पास क्या प्लान है। बीजेपी का ब्रह्मास्त्र तैयार हो गया है। क्या 2024 में श्री राम जी से बीजेपी का बेड़ा पार होगा। क्या 2024 में राम मंदिर से एनडीए के दिल्ली पहुंचने का रास्ता साफ हो पाएगा। ऐसे तमाम सारी बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता ओपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता आस्था तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ मौजूद हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता अमन पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की जाने माने पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं और अर्पित राय जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ओपी सिंह जी से है कि ओपी सिंह जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। 22 जनवरी 2024 की तारीख तय कर दी गई है, जब एक बड़ा आयोजन होगा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। तो इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तो तैयारी की ही जा रही है, लेकिन अभी कल ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर एक बयान जारी किया और उन्होंने ये कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बता रहे हैं। यानी जो नारा मंदिर आंदोलन के समय लगाया जाता था, उसी को एक तरह से आप कह सकते हैं मॉडिफाइड करके केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। प्रधानमंत्री की उपस्थिति भी होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि आक्रांताओं ने ढांचा ढाया था और तुष्टीकरण की राजनीति में राम को काल्पनिक बताया गया था। तो 2024 में 22 जनवरी की तारीख उनको एक जवाब होगा। ओपी सिंह जी, जी अशोक जी, क्या मायने निकाले जाए इस बयान से। जी, हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो सही दिया है और समसामयिक दिया है और राम मंदिर और भगवान राम से संबंधित दिया है। देखिए, ऐसा है अशोक जी कि आज जो है भारत नहीं, दुनिया, पूरा विश्व इस बात का इंतजार कर रहा है उस क्षण का जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, मूर्ति की, और एक प्रकार से वो आम आदमी के लिए खुलेगा। देखिए, हम कल भी चैनल पर थे, 2024 का चुनाव और राम मंदिर और इससे जो है भाजपा का बेड़ा पार। भाई ये बताइए कि अशोक जी, 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था, तो उसके पहले 2014 का लोकसभा चुनाव हो चुका था, 2017 का विधानसभा हो चुका था और 2019 का लोकसभा हो चुका था। और रही बात
भाजपा से जुड़ने का, तो दो पक्ष मैदान में खड़े थे। हम तो 2 दशक से अधिक हम अपने संकल्प पत्र में बार बार दोहराते रहे कि राम मंदिर अयोध्या में बनने के लिए हम उसके जितने भी बाधाएं हैं उसको दूर करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष था कि बाधा दूर हो और अयोध्या में बहुप्रतीक्षित 500 साल का जो विवाद है खत्म हो और राम मंदिर भव्य बने। दूसरा पक्ष खड़ा था, अरे नहीं साहब, राम काल्पनिक पात्र थे, राम सेतु का वजूद नहीं था, अयोध्या में कब पैदा हुए, दशरथ कौन थे। और मैं तो यह गारंटी के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं इस चैनल के माध्यम से, दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसको मानने वाले ही उस धर्म का विरोध करें। ईसाई प्रभु ईसा मसीह का विरोध नहीं कर सकता, बौद्ध नहीं कर सकता, मुसलमान नहीं कर सकता, जैन नहीं कर सकता, लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि इसके धर्मावलंबी भी इसका विरोध कर रहे हैं। और भाई आप कहते हो कि 2024 का बेड़ा, मैंने तो कहा ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले हम पार कर चुके थे। 2014, 17 और 2019, 2024 आ रहा है। 110 करोड़ हिंदुओं के ये आस्था का विषय है, ये धर्म का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। उन लोगों को लग रहा अरे अयोध्या में भव्य राम मंदिर, हम तो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, कोई देश की आजादी के बाद 1947 से तुष्टीकरण की राजनीति किया, तो कोई उत्तर प्रदेश में राजनीति किया, कोई राम भक्तों पर गोली चलाया, तो कोई अयोध्या में वो सुप्रीम कोर्ट में बार बार टालने के फैसले को करता। तो हमारे और उनके में बेसिकली बहुत अंतर है सोच में। और ये बात तो हमारे केशव मौर्य ने कहा, जब हम कहते हैं कि राम मंदिर वही बनाएंगे तो ये तंज करते थे कि राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लो भैया 22 जनवरी तारीख भी आ गई, भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। इसको ये आप क्यों नहीं मानते कि ये 110 करोड़ हिंदुओं के आस्था का विषय है, विश्वास का विषय। और सुनिए, उस 22 जनवरी के उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब 22 जनवरी को 12:30 बजे देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कहते हैं कि भैया अब कहने लगे, जो सनातन धर्म को गाली देते हैं अब वो कहने लगे राम तो सबके आस्था के विषय है। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के भी आपके प्रवक्ता यहाँ बैठे होंगे, अशोक जी, आपके माध्यम से 31 साल के अंदर अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अयोध्या गया हो, राम मंदिर का दर्शन किया, तो कृपया मेरा भी दर्शन कर दीजिएगा आपके चैनल के माध्यम से कम मुझे मालूम हो जाए कि 31 साल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने गया हो, चिल्ला कह रहे हैं, तो बता दीजिए हमको कि भैया फला गए थे 31 साल में। आप इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखिए, और राजनीतिक लाभ कह रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ कि हम 2014 और 19 दो लोकसभा जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आराम से बोलिए, आराम से। दिक्कत हो रही है राम मंदिर के बारे में, नहीं कहे तो चिल्ला रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। गोली चलाने वालों को तो जरा बुरा लगेगा ना, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को, जिन्होंने कि अपने सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, मैं टोकूंगा नहीं। भाषण जैसा लग रहा है ना इस वजह से। आप मनोज यादव उस पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से चैनल पर बैठे हो, जो राम भक्तों पर गोली चलवाया था, उस पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से बैठे हो, जो 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष कब्रिस्तान की दीवार खड़ा करने पर खर्च करते थे। आप उस पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से बैठे हो, जो रामचरितमानस को फड़वाते हो, जलवाते हो, साधु संतों को शब्द बुलवाते हो, सनातन धर्म को गाली दिलवाते हो। आप उस पार्टी के प्रवक्ता, आपको ये बातें कहाँ अच्छी लगेगी? चलिए ओपी सिंह जी, मैं आस्था तिवारी जी के पास जा रहा हूं। आस्था जी, मुझे बताइए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और 2024 में ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जो कारसेवक शहीद हुए थे उनके परिजनों को भी न्योता भेजा गया है। तो बीजेपी ये कह रही है कि आखिरकार आपको मंदिर से या मंदिर के का जो आयोजन हो रहा है उसमें किस तरह की आपत्ति है? आस्था जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि
मुझे याद आता है कि राजीव गांधी का था, और ये भी जग जाहिर है बात ये कि उस समय किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी हाल में रहे, न वो यात्रा निकालते, न उस तरह के दंगे होते, और ना ही रामलला इतने साल त्रिपाल में रहते। ठीक, रामलला को मंदिर के स्थान से हटाने वाली भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, भगवान राम जो है वो न्याय का प्रतीक है, वो सत्य का प्रतीक है। अब जो राजा अन्याय करेगा, जो राजा झूठ बोलेगा जनता से, जो राजा उन पे अत्याचार करेगा, उस राजा का साथ तो भगवान राम ने अपने युग में कभी नहीं दिया, तो आज कैसे उस राजा को आशीर्वाद दे देंगे भगवान राम? ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता है हमारे राहुल गांधी जी, जो तो जिस तरीके से उनकी भारत जोड़ो यात्रा पहले सफल हुई, फिर उसके बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जितना मजबूती से बना, उस चीज से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई। और इनको लगता है कि जो 10 साल में जो जनता ने इन पे विश्वास जताया था कि 10 साल का मौका दे दिया सरकार को बने रहने का, उन्होंने 10 साल में कोई भी एक काम नहीं किया जनता के हित का। और अब जब जनता के हित का काम नहीं कर रहे हैं, तो भगवान भरोसे ही है ये, और भगवान राम इनको इस तरह के लोगों को आशीर्वाद नहीं देते जो अन्याय करते हैं जनता के साथ में। नहीं, लेकिन बीजेपी ये भी कह रही है कि आखिरकार कांग्रेस का कोई बड़े नेता अयोध्या दर्शन के लिए क्यों नहीं जाता है। वो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाती है कि बीजेपी के तमाम सारे नेता बीच में अयोध्या दर्शन के लिए जाते हैं, दौरे पर जाते हैं। कांग्रेस दूरी क्यों बनाती है अयोध्या से? देखिए, कांग्रेस दूरी नहीं बनाती अयोध्या से। कांग्रेस के भी सब नेता अयोध्या जाते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है कि राहुल गांधी जी हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करने गए थे। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है ही नहीं इस चीज का। व्यक्तिगत आस्था का विषय है भगवान राम की पूजा। ठीक है, और सभी धर्मों की सभी धर्मों में जिस तरह से पूजा होती है वो, और साथ ही साथ किस भगवान की हम पूजा करेंगे वो सबको सबकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम लोग कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। भगवान राम का मंदिर जिस दिन बनेगा, हमारे नेता को जब यदि इनवाइट दिया जाएगा तो हमारे नेता वो मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे ना कि राम मंदिर बन जाएगा इस प्रदेश में, राम राज्य नहीं आएगा इस देश में। नहीं, आपके कहने का मतलब है अगर मंदिर ट्रस्ट न्योता भेजेगा तो राहुल गांधी जी जाएंगे अयोध्या? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, मनोज यादव जी, मुझे ये बताइए कि ये 2024 का चुनाव आते आते क्या पूरा जो समीकरण है वो धर्म और आस्था की तरफ टिक रहा है क्या? मतलब पूरी चुनावी लड़ाई क्या धार्मिक एजेंडे की तरफ आगे बढ़ रही है क्या? देखिए अशोक जी, इंडिया गठबंधन के नेताओं को भगवान राम सपने में आके बोले कि बच्चा लोगों, आप जल्दी से जाति गणना कराओ, क्योंकि इस देश में अत्याचार अनाचार की पराकाष्ठा हो गई। जैसे रावण ने अत्याचार शुरू किया तो भगवान राम ने उसका संहार किया। ठीक वैसे ही इस देश में जब पिछड़ों पे, दलितों पे, सबरी माता की जाति वाले लोगों पे, जो आदिवासी थे, भील थे, उन पे जब बीजेपी रूपी रावण अत्याचार कर रही है तो कहा जाति गणना करो और सब एक हो जाओ। सब भगवान राम के कहने से एक हो गए, एक मंच पे आ गए और 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पता चल जाएगा कौन किस पक्ष का व्यक्ति है। मैं आपसे एक व्यक्तिगत अनुरोध करना चाहता हूं, जो आप भी अपनी पत्रकारिता में कहा करिए। देखिए, राजनीति में संविधान का बड़ा महत्व है। मोरलिटी एक जगह हो सकती है, भावना एक बात हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने आज तक कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया। जो काम किया संविधान के अंदर रह के कहा। बीजेपी के कुछ खोचर टाइप के लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो हमको बताते हैं हम हत्यारे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, कानून पढ़ा था कि स्कूल के पीछे जाके गुल्ली डंडा खेलते थे, मुझे समझ ही नहीं आया आज तक। कम से कम आप इंटरप्ट किया करो कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ आज तक किसी भी तरीके का संवैधानिक रूप से कोई आरोप नहीं, ना हमारे नेता पे ना हमारी पार्टी पे। हमने वो काम किया। हमारी पार्टी के सरकार के दौरान दंगे भी हुए, हमने उस पर भी कार्रवाई करी। हमारी पार्टी के दौरान जो तमाम तरीके सरकारों के खिलाफ होते हैं अपराध, उस तरह हमारे भी, हमने भी कार्रवाइयां करी। लेकिन बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी। देखिए, भगवान राम को बाजार में लाके खड़ा कर दिया किसने? भाजपा ने। हम लोगों ने नहीं खड़ा किया।
आज मंदिर का उद्घाटन होगा या जब इससे पहले शुरुआत हुई थी तो किसी विपक्षी को बुलाया गया था क्या? क्यों नहीं बुलाया गया था? ये अशोक तिवारी जी नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? पूछना पड़ेगा आपको। ये विजय उपाध्याय जी क्यों सवाल नहीं पूछेंगे? फिर आप हमको विरोधी बनाओगे, आप कहोगे ये विरोधी हैं। काहे के लिए विरोधी हैं भाई? हम किस बात के लिए? अगर कांग्रेस का स्टैंड, समाजवादी पार्टी का स्टैंड, और कोई दल है नहीं यहाँ। हमने ये कहा कि नहीं कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। क्या गलत कहा था? सभी लोग कह रहे थे कि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सभी लोग मानेंगे। वो माना? अच्छा, किसने नहीं माना? आप बता दो हमको, किसने नहीं माना? कांग्रेस ने नहीं माना, समाजवादी पार्टी ने नहीं माना, किसी और दल ने नहीं माना, स्वीकार किया। तो हमें क्यों दोषी बना रहे हो भाई? हमको क्यों जबरदस्ती का विरोधी बना रहे हो? क्यों? इसलिए कि आप पेटेंट हो गए, ठेकेदार हो गए, बेचो। अरे हम तो कह रहे हैं सुबह बेचो, शाम बेचो, रात बेचो, फिर सुबह बेचो। भगवान ने बेचना है तो बेचो। हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। हमसे आके कहा है जाति जनगणना कराओ, हमसे कहा है कि ओपीएस दो, हमसे कहा है कि रोजगार के अवसर पैदा कराओ, हमसे भगवान राम ने कहा है कि इनको भगाओ गुजरात, काम खत्म। क्योंकि मनोज जी किसके सपने में आए थे भगवान राम? लालू जी के। उन्होंने ही सबको बताया है। तो उनको बताया अक्सर भगवान सपने में आते हैं। अरे पूरी पार्टी के नेताओं को बताया है, और यही बताया है अशोक जी। बात को आप ये मत समझिएगा मैं हल्के में कह रहा हूं, ना कोई व्यंग है, ये सत्य है। और ये कहा गया है, सपने में आके कहा गया है। क्योंकि जब अत्याचार होता है तो कोई ना कोई अवतार लेता है। अब अवतार ले नहीं रहे हैं, पिछले 400-500-600 साल से कोई अवतार नहीं लेता है। एक बापू ने अवतार लिया था, बापू ने देश की बेड़िया से जकड़े हुए भारत को आजाद कराया था। अब हम लोगों से कह रहे हैं कि अवतार नहीं, तुम ही लोग हो। एक विचारधारा जो पवित्र विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है। उस विचारधारा की बात पूरे देश के लोग करेंगे तो वो इस देश का बेड़ा पार हो जाएगा। सब देश दुनिया में नाम लेंगे। आज ओपी सिंह जी से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। ओपी सिंह जी, आप समाजवादी पार्टी को राम विरोधी क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के सपने में आए थे राम जी। जी जी जी, नहीं, इंडिया गठबंधन के दो नेताओं के और सपने में भगवान राम आए थे। एक उदयनिधि स्टालिन के, एक स्वामी प्रसाद मौर्य के। ये तो इन्होंने बताया नहीं। और भगवान राम ने कहा कि भाई देखो, जब हम त्रेता युग में आए थे तो रावण से लड़े थे। अब इस युग में जो है, कलयुग में, स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयनिधि अशोक जी मैं जवाब दूंगा दोनों पे। तो इन्होंने किया क्या कि रामचरितमानस को जो है कह दिया कि इसके जो चौपाई के दोहे हैं जो हजारों साल से है वो गलत है। रामचरितमानस को फाड़ दो, रामचरितमानस को जला दो, इसको लिखने वाले साधु संतों को, अब शब्द को देखिए। अशोक जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। देश की आजादी के बाद जिस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने, तुष्टिकरण वाले के समझ बात नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद मुगल कहाँ आए? आक्रांताओं के आजादी के बाद मुगल नहीं आए भैया, कहाँ उल्टा बोला करते हो आप? आजादी के बाद मुगल नहीं आए, मुगल बहुत पहले थे। नहीं पढ़ा यार, जौने जहाँ के हो ना, जो पढ़ रहा है हाँ। वही ठीक है। सपना देखो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। बनाने का सपना दो। रुक जाओ मनोज, नहीं तो आप नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी। हाँ, नहीं करे पढ़े नहीं है ना, यही ठेकेदार है, पढ़े हैं। जब अयोध्या की बात आएगी तो सोमनाथ मंदिर की भी बात आएगी। जब जो है पटेल जी ने उसका जीर्णोद्धार कराया था तो लोगों ने कहा नेहरू जी से कि भैया चलिए जीर्णोद्धार होगा, चलिए। नेहरू जी ने कहा मैं क्यों जाऊं, मैं तुष्टिकरण की राजनीति करता हूं, मैं क्यों जाऊं। फिर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति थे, जब वो जाने लगे तो उनको भी मना किया, वो गए। इनको बोलिए कि जामा मस्जिद जाना है, ये टोपी लगा करके सुबह शाम पहुंच जाएंगे, और जब चुनाव आएगा तो चुनावी हिंदू बन जाएंगे, तब जनेऊ चढ़ाएंगे। अरे भैया, मैंने तो एक सवाल किया, मैं पूरे देश के कांग्रेस से सवाल करता हूं कि 31 साल में एक नेता का नाम बता दो जो अयोध्या गया हो। भगवान, वैसे भगवान राम से मनोज यादव से बिल्कुल लेना देना नहीं है। इनके लिए तो वो रामलीला है, एक पात्र है कि सपने में आए थे और बता गए। अरे भैया, अशोक जी जवाब ले लीजिए ना, मैं बेचैन हो जाऊंगा। आपके पास आ रहे हैं। राम ने किसको मारा और 2014 से आपकी क्या हालत है? 2014 से हालत देख रहे हैं ना।
हर चुनाव में देख आप रहे हैं। डिबेट में आते हो मनोज यादव और आप कहते हो कि हाँ अगली बार तो मेरी सरकार। और इतना हाँ नहीं, आप देखिए अशोक जी, सपने तो इनको ये भी आता है कि भगवान राम ने हाँ कहा कि तुम 543 लोकसभा सीट में 30 सीट पाए हो, लेकिन सपने में बता रहा हूं कि तुम प्रधानमंत्री अखिलेश यादव हो। तब तक उधर चलिए जवाब दे पोस्टर लेते हैं लगा मनोज यादव जी से। मनोज जी, कि उधर मनोज पोस्टर जी, लगा कि भैया उत्तर प्रदेश में 80 में 1 सीट पाए हो। जवाबी हमले में कहा कि नहीं, अब की तो भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। अच्छा ये बताइए अशोक जी, ये बात हमारे समझ में नहीं आया, इनके मुद्दे चुनाव के क्या है? ये कहते हैं ना, मैं हम तो मुद्दे मैं बताते हैं, हम सुनिए, हम तो मुद्दे बताते हैं कि हमारी जो 10 साल की केंद्र सरकार है, उनकी जो हमने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उसको लेकर मैदान, ये क्या कहते हैं, हमारा मुद्दा है देश बचाओ। मतलब अब तक देश बचा नहीं था, संविधान बचाओ वो भी नहीं बचा था। देश और संविधान इंडिया गठबंधन बचाएगा, और कल अगर ये हार गए तो इंडिया हार गई, देश हार गया, संविधान हार गया, यही ना कहेंगे? डिबेट पर क्या कहेंगे, अब मनोज जी यही से ना जवाब ले कहेंगे? लेते हैं। ओपी सिंह जी, हम्म। ओपी सिंह जी आपकी बात पूरी हो गई, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, ओपी बोलिए सिंह जी जो दीजिए। आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दे क्या है इंडिया गठबंधन के, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या जवाब है? देखिए मुद्दे इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे हैं और हम लगातार उन मुद्दों पे सवाल उठा रहे हैं, और हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उसमें मुझे नहीं लगता है कि इनको कुछ समझ पाएंगे। 3 की बात करें हम 13 गिना देंगे। पहला तो जाति जनगणना होगी पूरे देश में, और फिर अच्छा आरक्षण वेरी भी गुड, सबको बांटा जाएगा, फिर ओपीएस भी हम देंगे सबको। ओपीएस भी इसलिए देना है यही मुद्दा होगा कि ना, सब यही मुद्दा सारे होगा लोगों का, ना। हाँ ये सारे मुद्दे होंगे। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अभी टोको मत, हम मनोज लोग की बात कितना सुनिए, धैर्य से मनोज सुन। जी को बात पूरी हाँ, करने दीजिए। मैं बड़े सिंपल तरीके से कह दूं, एक इन्होंने बात कही, उस बात का भी जवाब दूं ना, फिर ये कहेंगे बच गए। स्टालिन, इसके बेटे जो हैं, उन्होंने एक बात कही। स्टालिन और स्टालिन, देखिए यहाँ पे बुद्धिजीविता की बात है, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने की बात है। स्टालिन का परिवार नास्तिक है, वो ईश्वर को नहीं मानते। तमिलनाडु की जनता उनको सत्ता में बैठालती। उनका कल्चर क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि हम किसी भी रिलीजन को माने या ना माने। हम किसी को उल्टा सीधा कहते हैं अगर, तो जाहिर सी बात गलत है। लेकिन स्टालिन के बयान का मुझे नहीं लगता है कि उत्तर भारत में किसी व्यक्ति ने समर्थन किया, किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, मैं बड़े सेंसिटिव मुद्दों पे जवाब दे रहा हूं, इसीलिए मैं इधर उधर नहीं भग रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जब भी बयान हुआ तब उन्होंने ये कहा कि उन्हें हिंदू धर्म पे आस्था है, उन्हें भगवान राम पे आस्था है। उन्होंने कुछ पंक्तियों की बात करी और उन पंक्तियों को लेकर सवाल उठाए। जब वो समाजवादी पार्टी में नहीं थे उससे पहले उन्होंने कई सारे सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी को कोई परहेज नहीं था। सनातन धर्म पे मध्य प्रदेश की एक महिला को, जो उसको बीजेपी ने टिकट दिया है, शायद उनका नाम मोनिका है, उनके फादर और उन्होंने सनातन को भर भर के गाली दी है। इतनी गाली दी है, उन्होंने कहा भगवान होता ही नहीं है कुछ, लेकिन बीजेपी का टिकट मिला है उनको। अब आप समझ लीजिए, भगवान राम को संजय निषाद ने कहा कि दशरथ के पुत्र हैं ही नहीं। इनके आंदोलन किया, पटाखे दगाए थे जाके संजय निषाद के घर के सामने, हमारे तो कार्यालय बगल में है, दगाया था गोला जाके। ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, क्यों? चुप। हम बेचेंगे अपने हिसाब से, सुबह बेचेंगे, शाम बेचेंगे, राम बेचेंगे, कृष्ण बेचेंगे, सब बेचेंगे सत्ता के लिए। आपके मुद्दे आपको मुबारक, हमें आस्था है। आस्था को राजनीति से अशोक जी कोसों दूर रखना समाजवादी पार्टी पसंद करती है, कोसों दूर, चलिए क्योंकि हमें मुद्दों को भटकाना नहीं है जी। चलिए, हमारे साथ अनुपम पांडे भी मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है। अमन पांडे जी, माफ कीजिएगा। अमन जी, ये आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुना, आस्था और धर्म के नाम पर सियासत को आगे बढ़ाया जा रहा है क्या? समाजवादी पार्टी कह रही है कि आस्था और धर्म के नाम पर सियासत हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से केंद्र में है और दूसरा टर्म इनको उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। काम की अगर बात करें तो आप भी अशोक जी जानते हैं, काम इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ओपी सिंह जी बड़े सीनियर हैं, यहाँ बैठे हैं, 10 साल सरकार में 10 काम गिना दें मुझको। ये ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिससे बेरोजगारों की जो फौज यहाँ खड़ी हो गई उनके लिए क्या कार्य कर दिया? इतना बड़ा इवेंट किया लखनऊ के अंदर, एमओयू साइन किया, लाखों करोड़ों रुपए का एमओयू साइन किया। वो एमओयू आया तो वो गया कहाँ पता नहीं, वो पैसा कहाँ निवेश हुआ। आज भी जो आईटी सिटी माननीय अखिलेश यादव जी ने बना, तो सारी जमीन खाली पड़ी हुई है। मैं वहां से गुजरता हूँ तो 151 स्टेडियम के बीच में सब जमीन खाली पड़ी है, कोई काम नहीं वहां पर हुआ। केंद्र सरकार ने क्या काम किया?
सबको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांटे, वो सिलेंडर सब रखे हुए, सिलेंडर का दाम कहाँ तक पहुंचा दिया। तो इनके पास बताने को कुछ भी नहीं है। और जिसने 10 साल में सिर्फ पाप किया हो वो कहाँ जाएगा? वो राम की शरण में ही जाएगा, वो राम को ही ढूंढेगा, वो अयोध्या ही जाएगा, अपने पाप सरयू में ही बहाएगा। और क्या कर सकते हैं? ये देखिए इवेंट कर रहे हैं, 22 तारीख को एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं, इवेंट के अलावा इनको कुछ नहीं आता। राम हर एक भारतीय की आस्था का विषय है। राम मंदिर कहाँ बनेगा? यही बनेगा, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान थोड़ी बनेगा, अयोध्या में बनेगा। लेकिन ये हमारा पर्सनल विषय, हमारे आस्था का विषय है। हम सब लोग राम को में मानते हैं, हम सब लोग उनमें आस्था रखते हैं, लेकिन उनके नाम पे हम जाकर के वोट नहीं मांग सकते, उनके नाम पे हम जाकर के राजनीति नहीं करेंगे। ये राम राज्य की बात करते हैं, उसकी परिकल्पना करते हैं। क्या राम राज्य में ऐसा होता था? क्या आज ऐसा हो रहा है? दिन दहाड़े 5 लोग को 10 लोग को मार दिया जा रहा है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। डेली की एक रिपोर्ट आती है, आप देखते होंगे छुट्टा जानवर की वजह से कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, उससे लोग मर जा रहे हैं। किसान परेशान है, गन्ना का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा रहे। एमएसपी की बात करके प्रधानमंत्री मुकर गए। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम एमएसपी करेंगे जब उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए, और उससे मुकर गए। आज की कोई बात नहीं कर रहे। अब फिर से वही चुनाव आ गया। पिछली बार पुलवामा किया था, इस बार शायद राम मंदिर पे खेलने जा रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी, आज का छात्र नौजवान सब समझ चुका है कि इन्होंने बहुत छल कर लिया। अब ये सिर्फ राम की शरण में जाएं, और राम की शरण के बाद अयोध्या से हरिद्वार पहुंचाने का काम राष्ट्रीय लोकदल है, जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, को कर देगा। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। विजय जी, ये जो आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है 22 जनवरी को 2024 में, चुनाव के ठीक पहले कहा जाए, तो इस तरह के आयोजन से बीजेपी को कितना लाभ आप देख रहे हैं? क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें कहीं आपको लड़ती हुई नजर आ रही है क्या ऐसे मुद्दों को लेकर? यानी धर्म और आस्था की जो बात अभी मनोज यादव जी कह रहे थे कि सियासत हो रही है। विजय जी। देखिए, मंदिर की राजनीति तो इस देश में उसके बाद 89 में वहां पे शिलान्यास एक हुआ, उसमें राजीव गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था। उत्तर प्रदेश के एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, मौजूद थे। हालांकि वो जो शिलान्यास हुआ था वो अविवादित जमीन पे किया गया था, लेकिन ये जो मौजूदा मंदिर है उसके दायरे में वो भी हिस्सा है। तो जरूर इस मुद्दे को टेकअप किया था, लेकिन मुख्य जो काम कर रहे थे, आंदोलन कर रही थी, वो विश्व हिंदू परिषद कर रही थी। तब इनका संभवतः रथ यात्रा भी शुरू नहीं हुआ था, उसके बाद ही शुरू। सियासत तो बहुत लंबे समय से है। और देखिए है क्या, इस देश में पूरी धर्म की राजनीति अगर आप देखेंगे तो जो 20वीं सदी है, यानी 1901 से लेकर और 2000 तक, आपको हर स्टेप पर देश की राजनीति में धर्म दिखाई देगा। चाहे आजादी की लड़ाई हो, और चाहे देश का बंटवारा हो, या बंटवारे के बाद युद्ध हो पाकिस्तान के साथ 2-3, हर जगह आपको धर्म की सियासत दिखाई देगी। ये हम नहीं कह सकते कि धर्म सियासत नहीं। आज तो पूरी दुनिया में धर्म को लेके पूरी दुनिया तो हिस्से में बट गई है। जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है, उसमें एक संगठन हमास ने जिस तरीके से एक दिन में कुछ घंटों में धर्म की सियासत भारत में 100 साल से तो लोग नोटिस कर ही रहे हैं, 100 साल के बाद पूरी दुनिया में भी नोटिस हो रहा है, तो ये तो रहेगा। अब देखिए, मंदिर की बात जहां तक है, मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव से इसे जोड़ के देखा जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव से अलग भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि मंदिर की अपनी एक मंदिर का अपना एक अर्थशास्त्र होता है। जहां भी कोई बड़ा मंदिर होता है, वहां का शहर उस मंदिर के सहारे जीवन यापन करता है, और हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे आप शिरडी जाते हैं तो सिर्फ साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, और पूरे शिरडी की इकोनॉमी साईं बाबा की वजह से चलती है। अजमेर जाते हैं तो अजमेर शरीफ के लिए जाते हैं, तो अजमेर की वजह से वहां का पूरी अर्थशास्त्र चलता है। आप उज्जैन जाते हैं, काशी में आप देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की वजह से चलता है, मथुरा में चलता है। तो तमाम जगह ऐसी हैं। बरेली में भी आप देखिए कि जो वहां पे जो जियारत करने लोग आते हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो वहां भी इसका असर है। तो मंदिर से अर्थशास्त्र भी फर्क पड़ता है, और मैं ऐसा मानता हूं कि 0 कार्बन उत्सर्जन वाला ये रोजगार देता है ढेर सारे शिल्पकारों को, बुनकरों को, कपड़ा बनाने वालों को, लकड़ी के काम करने वालों को, टैक्सी वालों को, होटल वालों को,
होम स्टे वालों को तमाम तरीके से विविध तरीके से रोजगार मिलता है। तो एक तो ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है, और सिर्फ यही नहीं, लेकिन इसकी बात कोई अगर नहीं आप करता देखेंगे विजय तो यहाँ देश के पैमाने पे अगर अलग अलग मंदिरों को विजय जी, इसकी बात कोई नहीं करता। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहती कि मंदिर बन जाने से वहां रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों का काम बढ़ जाएगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगी वहां की। इसकी बात कोई नहीं करता है। क्रेडिट लेने की होड़ दिखाई पड़ती है। नहीं, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते ना कि कौन क्या बात बोलेगा। हर राजनीतिक दल की अपनी एक सोच है और अपना एक विजन है, उसको वो जनता के सामने रखते हैं। अब जनता को तय करना होता है कि वो क्या चीज उन्हें पसंद है और क्या नहीं, क्या नापसंद है। तो जनता की अदालत में चीजें आती हैं। आप किसी को जबरन थोप नहीं सकते हैं कि आप ये बात कहिए ही कहिए। लेकिन मैं ऐसा देखता हूं कि ठीक बात है कि चुनाव के ठीक पहले ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसका राजनीतिक निहितार्थ है। राजनीतिक निहितार्थ इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत आई है वो राम मंदिर आंदोलन के कारण आई। ये इनका शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र मैं मानता हूं कि भाजपा का जो शक्ति केंद्र है वो अयोध्या है। लेकिन इसमें अब ये सिर्फ अयोध्या की वजह से या राम मंदिर की वजह से चुनाव जीतते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। क्योंकि राम मंदिर मुद्दा तो पहले भी इनके साथ था, और नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के, बहुमत से सरकार बनने के, 2 बार सरकार बनने के बाद कोर्ट से ये फैसला आया है। तो दोनों बार जो सरकार बनी वो राम मंदिर की वजह से तो बनी नहीं, वो तो बनी इनके अपने मुद्दों की वजह से। और जो बीजेपी ने अपने सोशल इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग की जो वोट उनके साथ जुड़े, उसकी वजह से सरकार बनी। तो मंदिर तो उसके बाद अगस्त में, नवंबर में फैसला आया। बिल्कुल। अर्पित राय जी, मंदिर की वजह से बहुमत आना होता तो उत्तर प्रदेश में 91 में एक बार बहुमत आया था, और केंद्र सरकार में तो बहुमत कभी आया नहीं था बीजेपी का 2014 के पहले। जबकि कि आंदोलन तो बहुत लंबे समय से तरीका है राजनीति करने का, वो अपने तरीके से राजनीति करेंगे। और जो आज के दौर की बीजेपी है, मैं ऐसा मानता हूं कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो किस तरीके से काम कर रहा है और दूसरी पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से काम कर रहा है, इसका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा अंतर दिखता है। एक तरफ तो देखिए इमोशनल इश्यूज भी रखते हैं बीजेपी के लोग, दूसरी तरफ उसके साथ आर्थिक पैकेज भी जुड़ा होता है। कोई कहे कि बीजेपी बिना आर्थिक पैकेज के चुनाव जीतती है, तो 2019 में लाभार्थी तो सभी चिल्लाए। विपक्ष भी कह रहा था कि भाई लाभार्थियों की वजह से जो है वोट मिल गया बीजेपी को। तो लाभार्थी आया कहां से? वो आर्थिक पैकेज से आया। तो जो आर्थिक पैकेज बीजेपी ने डाला, तब तो इनके पास वो भी नहीं था कि मुफ्त अनाज वाली स्कीम उसमें नहीं थी। अब तो मुफ्त अनाज वाली भी स्कीम साथ में जुड़ गई है, पुरानी स्कीमें चल रही हैं, प्लस मुफ्त अनाज भी जुड़ गया है उसमें। तो चीजें आर्थिक भी हैं, और अगर कोई कहे कि नहीं सरकार बिल्कुल रोजगार का काम नहीं कर रही है, तो आंकड़े देखना पड़ता है कि भाई आंकड़े देख लीजिए। मैं सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो फैक्ट है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बीजेपी आप कर्नाटक में देखिए, हिमाचल में देखिए, पश्चिम बंगाल में ताकत लगा के नहीं जीती, बिहार में नहीं जीती, झारखंड में नहीं जीती। अभी 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, यहाँ भी आप देख लीजिएगा कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो चीजें जो है विपक्ष का अपना नजरिया है और सत्ता पक्ष का अपना नजरिया है। इस मुद्दे को अगर शुद्ध रूप से चुनावी मानेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक तरीके से एक ट्रैप लगा दिया है अपोजिशन के लिए कि आप राम मंदिर पे बात करिए, हम दूसरे मुद्दों को लेकर जनता के बीच चले जाएंगे। और ये अपोजिशन जो है राम मंदिर को, और मैं देख रहा हूं कि जब से कार्यक्रम इनका घोषित हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, पूरा विपक्ष जो है राम मंदिर को लेकर ही हमला कर रहा है। और राम मंदिर पे जितना हमला होता है उससे बीजेपी को फायदा इसलिए होता है, जैसे मैं कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को मजबूत करते हैं। क्यों करते हैं? कि रिएक्शन नहीं आता। अगर आपका विरोध न हो अशोक जी, तो आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, आपका समर्थक वर्ग नहीं तैयार होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जितनी बार हमला करते हैं, बीजेपी का सोता हुआ कार्यकर्ता और सोता हुआ जो हिंदू है, वो उसको लगता है यार ये आदमी खामखा गाली देता है, ठीक आदमी नहीं है, तो वो लोग सक्रिय हो जाते हैं। जो काम, जैसे आप देखिए विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जो टकराव होता था, तो उस टकराव से बीजेपी को, मतलब विश्व हिंदू परिषद को हमेशा ताकत मिलती रहती थी। वो ताकत देने का काम अब स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं। बिल्कुल। विजय जी, हमारे साथ अर्पित राय जी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अर्पित जी, आपने तमाम सारे लोगों को सुना, बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना, लोकदल को सुना, विजय जी को भी सुना। मुझे ये बताइए कि क्या 2024 में राम मंदिर से ही एनडीए के लिए एक बड़ा विकल्प खुलता हुआ नजर आ रहा है? क्या देख रहे हैं परिदृश्य आने वाले लोकसभा चुनाव में?
इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिहाज से? अशोक जी, मैं विजय जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि आस्था और धर्म और राजनीति ये हाथ में हाथ डाल के चलते चले आ रहे हैं इस देश में। अगर हैदराबाद में ओवैसी साहब लगातार चुनाव जीतते हैं, उसका रीजन है कि 50% मुस्लिम वोटर्स उन्हें को ही वोट देते हैं। अगर गोरखपुर में हमारे महंत जी चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, इसका यही है कि एक मुश्त हिंदू वोटर्स उनको वोट डालते हैं। इसके साथ साथ अगर कहीं धर्म की राजनीति चल रही है तो कहीं कास्ट की राजनीति चल रही है। अगर वो राम मंदिर और स्वदेशी इन सबों पर राजनीति कर रहे हैं तो कहीं जाट, यादव, दलित आरक्षण की राजनीति चल रही है। जहां तक राम मंदिर की बात है तो थोड़ा सा मैं विजय जी से इस बात पे डिफर करूंगा। राम मंदिर का फायदा बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। आपने देखा होगा कि जब से राम मंदिर इशू बीजेपी ने उठाया और उठा के उसके बाद वो 84 में 2 सीटों से 89 के इलेक्शन में 85 सीटों पे निकल के सरकार को बाहर समर्थन भी दिया और उसके बाद उनका ग्राफ बढ़ता ही चला गया। अगर बीच के 2 चुनाव हटा दिए जाए तो उनका ग्राफ बढ़ता ही चला गया। तो राम मंदिर एक इंसेप्शन वाला मुद्दा था, एक फाउंडिंग इशू था बीजेपी के लिए, और चुनाव से जस्ट पहले अगर इसका आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इसका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो उसका कुछ बेनिफिट तो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। स्पेशली उस केस में जब राम मंदिर आंदोलन में जो लोग शहीद हुए उनके परिवारों को इनविटेशन देके, उनके परिवार लोगों को आमंत्रित करके एक इमोशनल कार्ड भी रूलिंग पार्टी ने यहाँ पे खेला है। अशोक जी, ओपी सिंह जी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं क्या चुनाव से पहले? अब ओपी जिसको सिंह जी। लग रहा हो कि इमोशनल कार्ड है तो अब उसको तो कोई कह नहीं सकता, कोई सोच सकता है। लेकिन आप ये बताइए, क्या ये राम मंदिर का मामला और बीजेपी से जो संबंध है वो तात्कालिक तो है नहीं कि 2024 का चुनाव आया, बीजेपी राम मंदिर को झंडा लेकर के खड़ा हो गया कि भाई राम तो हमारे हैं। अरे हमने कब कहा कि राम हमारे हैं? हमने तो कहा कि राम कड़कड़ के हैं, राम 110 करोड़ हिंदुओं के आस्था के केंद्र है। ये तो उनको सोचना होगा कि जिन्होंने राम के खिलाफ उन्होंने अड़ंगे डाले, जिन्होंने काल्पनिक कहा, जिन्होंने नहीं माना या नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, उनके लिए विषय हो सकता है, हमारे लिए तो आस्था की। और सबसे बड़ी बात तो अशोक जी मैंने ये कहा कि आप देखिए कि भाजपा के आने के बाद हुआ क्या। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में काशी कॉरिडोर का जीर्णोद्धार हुआ, सुंदरीकरण हुआ, भव्यता और नवीनता हुई। आज मालूम है, एक आंकड़े के मुताबिक देश दुनिया से 12 करोड़ लोग प्रतिवर्ष काशी दर्शन करने जाते हैं। और विजय उपाध्याय जी ने की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो व्यक्ति जाता है, दर्शन करने जाता है, तो 12 करोड़ लोग अगर अयोध्या में जाते, 12 करोड़ लोग अगर काशी में जाते हैं तो काशी के लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला देश दुनिया से जो लोग आए? अयोध्या का जो अनुमान है 12 से 15 करोड़ लोग प्रतिवर्ष अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। क्या इसके पहले जाते थे? अरे भाई, अगर कांग्रेस थी, बसपा थी, सपा थी, ये भी गंगा में हाथ धो लेते कि हम भी सनातनी हिंदू हैं, हम भी चले अयोध्या में, कुछ भगवान राम का जो है हिंदुओं का आस्था का, बहुसंख्यक समाज 110 करोड़ का आस्था का केंद्र है, कुछ काशी में काम करा दे, कुछ मथुरा में करा दे, कुछ अयोध्या में करा दे, कुछ चित्रकूट में करा दे। तो कराया नहीं। मैंने तो पहले बताया, इनका प्रत्येक वर्ष 2 कार्यक्रम हिट था सरकार की। हम बताते हैं ना कि हमारी सरकार की क्या नीतियां थी, क्या योजनाएं थी। ये भी तो बताते हैं कि 300 करोड़ रुपया कब्रिस्तान की दीवार बनवाने में प्रत्येक वर्ष, और 300 करोड़ रुपया सैफई महोत्सव में। सरकार जाने के बाद सैफई महोत्सव बंद हो गया। अब कहाँ रूस की नर्तकी, हेलीकॉप्टर, जवाब ले लो भाई, अब अनावश्यक बातें बकवास करने का आदत बड़ी है इनकी। और एक वाकई पार्टी ये की नेता बिल्कुल थी, जब उनका जन्मदिन कसम होता था, भगवान की, याद होगा, पुराने पत्रकार है, हीरे पन्ने की नोटों की माला पहनती थी। अब पता नहीं उनका बर्थडे होता है कि नहीं होता है, सफाई महोत्सव होता है कि नहीं होता है, दिक्कत हो गई क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का महोत्सव तो राम मंदिर था, है और रहेगा। और मेरी तो 3 सरकार कुर्बान हो चुकी है, 3 सरकारें राम मंदिर को लेकर के कुर्बान हो चुकी है, और 3 महत्वपूर्ण चुनाव सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के पहले हम जीत चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि जनता हमारे साथ भी है और भगवान राम भी हमारे साथ है।
आप मनोज जी जो है रिस्पॉन्ड सनातन कीजिए, आप मनोज जो जी है जवाब दीजिए। देखिए नहीं जी जी वो देखिए तो बीजेपी कहेंगे जिस कि तरीके से सपने में बात आते करना हैं, चाहती वो है, तो बताएंगे कि अरे रुक सपने जाओ में भाई, भगवान रुक राम जाओ जादू हाँ को सब, आएंगे, तो तुम्हें जादू लगता है को ना है आएंगे, क्या, वैशाली को सपने में आएंगे, मना कर लोगे क्या? मनोज जी को बोलने अरे दीजिए, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए मनोज जी, मैं बोलिए। ये पूछना चाहता हूँ एक ही धर्म के दो लोग हैं, एक वो जो न्यायप्रिय लोग हैं और जो हर चीज को संवैधानिक दायरे में रह के करना चाहते हैं, एक वो है जो कहते हैं ना 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 हमारा है झंडा यहीं गड़ेगा, हम तो गाड़ेंगे झंडा यहीं, कानून चाहे जो तुम्हारा कहे। एक ऐसे लोग हैं। तो आप क्या दूसरे लोगों को हिंदू विरोधी बना दोगे क्या? इस पैनल में 7 लोग बैठे हैं, बा ईमानदारी बताओ, अयोध्या इसमें मेरे ख्याल से सभी लोग गए हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो अयोध्या नहीं गया। कितने लोगों ने पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा की, मुझे बता दो एक बार में बस, कितने लोग हैं इस पैनल में जिन्होंने 14 कोसी या पंचकोसी परिक्रमा की हो? कोई तो हाथ उठा दो भाई, आपने की इतने है, सब हिंदू बैठे हैं। आपने की है, हाँ मैंने आपने की की है, है, अरे मैंने वेरी की गुड, है। बधाई बधाई हाँ वेरी गुड, बधाई नहीं आपको। मैंने की है नंगे पांव मैंने की अरे है, वाह, समझ गए? इसलिए मैं माफी से चाहूंगा, सर्टिफिकेट मत बांटो भाई, सर्टिफिकेट हमको लेना पसंद नहीं। एक तो पिछड़ा वाला लेने जाना पड़ता है, इसीलिए मुझे बड़े 15-20 साल हो गया मैंने पिछड़ा वाला सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, ना मैं चाहता हूं कि जीवन में मुझे बनाना पड़े, मैं बिल्कुल नहीं चाहता बनाना पड़े मुझे कि मैं पिछड़ी जात का हूं ये मेरा सर्टिफिकेट है। अरे मेरे कर्म ही पर्याप्त हैं अगले पिछड़े के लिए। इस बात की बात नहीं होनी चाहिए, बात ये होनी चाहिए कि आप न्यायप्रिय कितने हैं। भारत की पहचान सही बात। मंदिर बनाने से होगी, ये बात तो मान लेता हूं। भारत में न्याय प्रियता कितनी है, मानवाधिकार का स्पेस कितना है, भारत में पत्रकारिता को आजादी कितनी है, भारत में इसकी रेटिंग होती है। मंदिर की कहीं रेटिंग वेटिंग दुनिया में होती नहीं एक है। मिनट एक वो मिनट करने एक दे रहे हो नहीं दे रहे हो? मिनट एक मिनट वो करने दे रहे हो क्या? रुक जाओ, अभी बोल लेना, अभी बोलेंगे, मौका देंगे, अरे एक मिनट मौका सुन लो देंगे यार, आपको। हाँ सुन लो पत्रकारिता की आजादी सुन लो यार, एक सेकंड मनोज भाई कृपया सुन लो। पत्रकारों पर 2 बार हमला हुआ इस देश में, एक 1975 में इमरजेंसी के दौरान, मैं पत्रकार रहा हूं उस समय जो है इमरजेंसी में, इंदिरा जी के जमाने में, और मुलायम सिंह यादव की सरकार में हल्ला बोल हो और गया। उसमें क्या होता था सुनो, हम लोग ये देखते थे, पुलिस से रिक्वेस्ट करते थे कि बनारस से जो हमारी अखबार की गाड़ी चलती है वो हल्ला बोलों से दूर रहे, वो कम से कम अच्छा सुरक्षित ठीक जौनपुर ठीक है, हो गया, बता दिया आपने, बता दिया आपने, बता दिया, अरे आपने आप बता जो दिया। है देखिए सुनिए आप जो सुनिए सुनिए पत्रकारों की सुनिए, बात अब करते हो, आप मेरी पत्रकारों बातों की को जानते आजादी हैं, कांग्रेस मैं तथ्यात्मक और अच्छी सपा बात ने करता हूं भी तो दी आप है। उसको काटोगे, मुझे भारतीय मालूम है। जनता पार्टी मैं में बहस नहीं प्रत्येक करना चाहता पत्रकार हूं, स्वतंत्र है। मैं बहस नहीं करना चाहता हूं ओपी सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं तो जल्दी से अपनी बात एक खत्म एक करता करके बोलेंगे तो हूं। ज्यादा बेहतर रहेगा, साथ हो हाँ पाएंगे। बिल्कुल, अशोक जी बा ईमानदारी मैं आपके पैनल पे इस बात को कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ना धर्म विरोधी है, न राष्ट्र विरोधी है और न भगवान विरोधी है। एक बात, स्वामी प्रसाद अभी मौर्य को हमारी रोक पार्टी लो, को, अरे चुप हो जा तो भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य को रोक लो, तो करो जेल स्वामी भेजो ना, प्रसाद काहे नहीं मौर्य भेज रहे को हो जेल? रोक लो। कौन मना कर रहा है? क्यों भेजो ना जहाज जेल, अगर खुलवाते हो, आप क्यों सरकार जहाज और खुलवाते हो संविधान के वो? खिलाफ कुछ बोला है तो है हिम्मत, जेल भेजो अरे ना। यार स्वामी प्रसाद मौर्य आप को अपनी बात रोक पूरी लो ना। कीजिए मनोज जी, अपनी अरे बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और मैं ईश्वर की शक्ति आत्मसात करके मैं इस बात को बोल रहा हूं। मैंने कहा कि इस पूरे पैनल में है, विजय उपाध्याय जी ने उंगली उठाई कि उन्होंने परिक्रमा की, मैंने भी परिक्रमा की, होशो हवास में की, बिल्कुल यंग होके की, और मैं, मेरे दिल में आज भी आस्था ईश्वर को लेके है, लेकिन मैं पॉलिटिकली ईश्वर का इस्तेमाल नहीं करता। कभी कभी मैं हो सकता है गुस्से में कहता हूँ बीजेपी झगड़ा हो जाता है, कृष्ण वंशजों श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाओगे, इतनी बात मैंने आज तक धार्मिक रूप से इस्तेमाल करी है। मुझे नहीं लगता है कि इसको लेके किसी को आपत्ति होनी चाहिए। आवेशात्मक रूप से लोग कह जाते हैं, जैसे योगी जी ने कहा क्या करूं, मैं भी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं, मुझे गर्व है, ठीक, मैं भी वैसे कह जाता हूं। तो बीजेपी को यह चाहिए कि बीजेपी अगर देश को एक बेहतर मुकाम में ले जाना चाहती है, आस्था बीजेपी को भी अंत में संविधान के दायरे में रह के ही मंदिर बनवाना पड़ा, संविधान से इधर जाके नहीं बनवा पाई। बहुमत की सरकार मिल गई थी, 2014 से लेके 19 तक थी, क्यों नहीं अपना कानून बना लिया? नहीं बनाया ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चीजें हुई। आप हमें धर्म विरोधी बताओगे, मैं बता रहा हूं पाप के भागीदारी बनोगे, ये बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूं। अगर धर्म विरोधी बताओगे, क्योंकि दुनिया
कोई भी अशोक जी हो, अगर किसी को धार्मिक व्यक्ति को आप गाली दोगे तो आपको गाली लगेगी, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट और खुली बात कह रहा हूं। और भगवान राम को इन्होंने पेटेंट करा लिया, किसी को ना पहले बुलाया था ना आप बुला रहे हैं, तो आपको मुबारक। आप मुबारकबाद जब देके चले जाओगे और उद्घाटन करके, तो हम लोगों की जब आस्था होगी राहुल जी की तब जाएंगे, जब आस्था होगी अखिलेश जी की तब जाएंगे। तुम बेच लो, तुम चुनाव लड़ लो, योगी से कह दो लड़ ले, मोदी से कह दो लड़ ले, उनके पास यही बच्चा और कुछ नहीं। आस्था तिवारी जी को बीच में ला रहे हैं। आस्था जी, अभी थोड़ी देर पहले अरविंद राय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कहीं धर्म और आस्था की सियासत हो रही है तो कहीं पर जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। तो क्या ये लोकसभा चुनाव में इस तरह के मुद्दे लाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी नहीं, हमेशा से, चाहे कोई पिछड़े वर्ग से आता हो, चाहे कोई दलित समाज से आता हो, भील हो, आदिवासी हो, या कोई जनरल कैटेगरी का भी हो, उसके साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने खड़े होने का काम किया है। और ये कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है वो हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि जो राम मंदिर है वो हमें राजनीतिक इवेंट ज्यादा लगता है, क्योंकि वो चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले किया जा रहा है और अधूरे मंदिर में कर दिया जा रहा है, जो कि मंदिर अभी पूरा भी नहीं हुआ है। ठीक। और दूसरी चीज, अभी कुछ समय पहले पूछ रहे थे ओपी सिंह जी कि भाई ये लोग क्या देश बचाने जा रहे हैं। भाई, अडानी को जो बेच दिया है आपने इतने साल में, हम उसी देश को बचाने जा रहे हैं। ठीक है। और जो आपने 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ा है, हम उस देश के युवा को बचाने जा रहे हैं। जो 700 से ज्यादा किसान आंदोलन करते हुए शहीद हो गए आपके कार्यकाल में, हम उस किसान की आवाज बन करके उस किसान को बचाने की बात करते हैं। फिर हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, हम तमाम मुद्दों की बात, महंगाई जैसे मुद्दों की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात और महिला आरक्षण की बात भी हम ही करते हैं। ठीक है। जो आज आप लेकर के आए हैं उसकी भी तारीख नहीं बताई है। आज जो तारीख पे मंदिर बना रहे हो आप लोग, वो तारीख सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई है। वो इसलिए बना पा रहे हो काहे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि राम मंदिर बनेगा, वरना आप लोग नहीं कुछ करने के काबिल थे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ रामलला को तिरपाल में लाने के काबिल थे, जो आप लोग लेकर के आए थे। वरना राम मंदिर, उससे पहले भी अयोध्या की जनता को रोजगार मिल रहा था। ठीक है। उससे पहले ऐसा नहीं था कि अयोध्या की जनता को रोजगार ही नहीं था। जो झूठ बोलते हैं आप लोग कि बाकी पार्टियां राम विरोधी है, ये झूठ फैलाना बंद करिए। आपकी आस्था है तो आप जाइए, हमारी आस्था होगी हम चले जाएंगे। उनकी बात। अमन पांडे जी, ये जो आस्था तिवारी जी कह रही है कि सबकी आस्था राम में है, लेकिन और कहना चाहूंगी अशोक जी, मैं एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगी बात पूरी कि भाई, जो जैसे भगवान राम ने बाली का नहीं सुग्रीव का साथ दिया था, वैसे ही जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ न्याय के प्रति आवाज उठाएगा वही भगवान राम का आशीर्वाद पाएगा। झूठे मक्कारों को भगवान राम आशीर्वाद नहीं देते। अमन पांडे जी, बात राम मंदिर से निकली थी, बहुत पॉलिटिकल हो गई है। जी अशोक जी, एक ओपी सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो इनविटेशन गया है मोदी जी के पास में, क्या हमारे जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको ही बुलाया है कि नहीं बुलाया? उनको कहाँ बुलाएंगे? वो क्योंकि वो भी संविधान में उनको बुलाएगी। ओपी सिंह जी बता दीजिए जरा। संसद में बुलाया नहीं, वहाँ कहाँ बुलाएंगे भाई? नहीं बुलाया गया। आगे बोलिएगा, पहले अमन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर ओपी सिंह जी से जवाब लेंगे उसका। आदिवासी विरोधी है, इस बात को मानिए, आज इस प्लेटफॉर्म मानिए इस बात को। आप उनको क्यों नहीं बुलाया गया? वो इस देश की राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक। टोटल विरोधी भाई, वो मोदी इवेंट है इसलिए नहीं बुलाया है। देखिए अशोक जी, बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो सरकार चला रहे हैं, 2 लोग चला रहे हैं और 2 लोग के लिए चला रहे हैं। दोनों का नाम आप जानते हैं। ये 2024 में लड़ाई सिर्फ इस चीज की रहेगी कि हमें देश, संविधान, युवाओं के रोजगार को बचाना है और इनके पास कोई मुद्दे नहीं। मैं आज ही बोल रहा हूँ, देखिएगा 24 चुनाव आते आते इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचेंगे। ना इन्होंने राज्य में काम किया, ना इन्होंने केंद्र में काम किया हुआ। मैं फिर बोलता हूँ कि 10 काम बता दीजिए, 10 काम गिनवा दीजिए और चलिए 10 काम हम लोग देख के अभी आ जाएंगे कहाँ पर आपने काम किया है। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में कहाँ काम किया है, नोएडा में क्या नए काम कर दिए, गोरखपुर में क्या नए काम कर दिए, और बनारस, मथुरा या अयोध्या, ये आज सांड छोड़ रखे हैं। नया काम यही है, पूरे यूपी में सांड मिलेंगे, हर जगह सांड मिलेंगे। हाँ, सांड से मौत, सांड हर जगह मिलेंगे। नया काम यही है। मनोज यादव बच के रहना बाबा के सांड से। हाँ, ये कराता बाबा के सांड से कि आजकल जो है डिबेट पर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये वही लोग हैं। जब राष्ट्रपति
चुनाव में एक आदिवासी दलित वंचित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का विरोध किया था और आज तो चुनाव लड़े थे कि विरोध किया था? ओपी सिंह अरे जी ठीक वो बात है, पूरी ठीक है, वही चुनाव लड़े थे भाई हम लोग। और आज इनको ऐसा प्रेम उमड़ा है। अरे इंडिया गठबंधन से पूछो, कांग्रेस से पूछो, जिनकी 75 साल में 58 साल सरकार की, क्यों नहीं किसी आदिवासी दलित वंचित को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया? क्यों नहीं बनाया? अरे ये क्या प्रकार है? ए दाढ़ी वाले बाबा को हीरो बना लो, दाढ़ी वाले बाबा को हीरो बना लो। बड़ी बातें करना, ये जनता के बीच में था। एसी कमरों से इनके नेता बाहर निकले और जनता एसी? अरे हम तो कार में बैठे हैं। ये बात और है कि जनता इनको नकार देती है। जातिवाद 8,000 करोड़ वाले जहाज से कम दो, पता चल जाएगा। ओपी सिंह जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ओपी सिंह जी झूठ बोलते हैं, हम लोगों की आदत नहीं सुनने की ना। जनता के बीच में ये भी जाते हैं, जनता के बीच में हम भी जाते हैं और विकास की कसौटी पर जनता हर दलों को कसती है। भाई ये बड़ा ताज्जुब करता। कर्नाटक में कसा था। हम कहते हैं कि हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना ये है, तो मनोज यादव सीना ठोक के क्यों नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश में 4 साल मेरी 4 बार सरकार थी। अरे लैपटॉप हमने बांटा, एक्सप्रेस वे हमने बांटा, रेल मेट्रो हमने बनवाई, पेंशन हमने दी, कहा नहीं किया, लूटा नहीं हमने बस प्रदेश को, लूटा गुजराती बैठाल के लुटवाए नहीं हम। और प्रदेश को गुंडों माफियाओं के हवाले हमने गुजराती बैठाल के लुटवाया नहीं यहाँ पे। समझ गए नहीं समझ गए? अतीक मुख्तार का क्या हुआ, बोलो ना मनोज यादव। क्या हुआ? अतीक भी इस प्रदेश का नागरिक था और मुख्तार भी इस प्रदेश के नागरिक है। आप लोग थोड़ी नहीं न्यायपालिका हो जो आप जो चाहोगे वो बता दोगे। और आपकी सरकार में अंतर ये ब्रजेश सिंह का क्या हुआ? ब्रजेश सिंह का क्या हुआ? बबलू श्रीवास्तव का क्या हुआ? बोलो ना। सुन लो हम तो सुना नहीं, हम तो पूछ रहे हैं। हाँ, 56 वाली जो लिस्ट निकाली थी बाबा ने, उसका क्या हुआ? नहीं, अशोक जी से पूछ लो ना। अतीक मुख्तार कसम भगवान की, आत्महत्या कर लोगे अगर अतीक मुख्तार न होते राजनीतिक रूप से, सूली पे चढ़ जाते। इन लोगों से कम ये कहा करिए, हर वक्त तुष्टीकरण न पैदा किया करो भाई। अतीक मुख्तार मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, बेशर्मी भरी बातें करते हो टीवी पे। जब कानून की बात आएगी तो आपके राज्य की कानून व्यवस्था और मेरी सरकार की कानून व्यवस्था, इसका जनता, पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा हत्याएं, पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें, इसकी विवेचना करती है, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार, मुख्यमंत्री कार्यालय के बगल में महिला के साथ बलात्कार, और बता रहे बड़ी अच्छी कानून व्यवस्था है। जिनको आपने पाल पोस कर लुटवाया था ना, वो गए। ओपी सिंह जी, मनोज जी, आप छोड़ने के आपको रोक रहा हूँ। अर्पित राय जी से सवाल ले रहा हूँ। अर्पित जी, मुझे ये बताइए कि जो दिन पर दिन डेवलपमेंट हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर की बात हो रही है, थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि जातीय जनगणना, ओपीएस, इस तमाम सारे मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां भी काम कर रही है। तो किसका पलड़ा आपको ज्यादा भारी नजर आ रहा है? ये समय नजदीक आ रहा है लोकसभा चुनाव का। अभी इस बात पे कोई कमेंट करना मैं नहीं समझता हूं कि कोई रीजनेबल टाइम होगा इस बात पे कमेंट करना। अगर आप जमीनी लेवल पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी 4 चुनाव वहां पे लगातार जीत चुकी है, तो प्रेमा फेसाई प्रथम दृष्टया तो उन्हीं का पलड़ा भारी नजर आता है। स्पेशली इंडिया अलायंस बनने के बाद भी जो एमपी में डिफरेंसेस पैदा हुए, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में अजय राय जी मुस्लिम अपीसमेंट के लिए आजम खान साहब के पास जा रहे हैं, अखिलेश यादव को बिना बताए, तो जो इनर डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं अभी इनके आपस की पार्टियों का, ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है इंडिया अलायंस के लिए। अगर इन इश्यूज को उन्होंने काउंटर नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि वे टफ फाइट पुट अप कर पाएंगे प्रदेश लेवल पे बीजेपी के अगेंस्ट। विजय उपाध्याय जी, विजय जी, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि मतलब ये जो एक तरफ धार्मिक एजेंडे की तस्वीर सामने आ रही है, एक तरफ जातीय जनगणना की तस्वीर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? विजय जी।
देखिए अभी समीकरण साफ नहीं है। मैं जैसा देख रहा हूं कि एक तो भाई बीजेपी का अपना अलायंस है, उसमें भी कुछ डिफरेंसेस सामने आते हैं क्योंकि सभी पार्टियां जो इनके सहयोगी हैं अलग अलग सीटें, काफी संख्या में सीटों की अभी डिमांड हो रही है। अंत में क्या इन लोगों में आपस में तय तोड़ होता है, कितनी सीटों पे कौन लड़ता है, हो सकता है इनके डिफरेंसेस बढ़ जाएं, इनके यहाँ भी कुछ टूट फूट हो सकती है। तो राजनीति में हमें संभावनाओं का खेल है। दूसरा, इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है, ये गठबंधन अभी बैठकें हुई हैं, कोई नेता अभी तय नहीं है और बातें अभी तय नहीं है। और जो यूपी में जैसा लोग कह रहे हैं कि जो डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं वो तो हैं, डिफरेंसेस तो दिखाई दे रहे हैं। सपा के मुस्लिम नेताओं की कांग्रेस की पैनी नजर है और डोरे डाल रही है। समाजवादी पार्टी कितना बचा पाएगी, कितना गंवा देगी कांग्रेस के हाथों से, ये समाजवादी पार्टी की रणनीति पर निर्भर है या कांग्रेस की कुशलता पर निर्भर है। लेकिन ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर राजनीतिक दलों में बहुत जबरदस्त जंग है और इसमें बीएसपी अभी तटस्थ है। बीएसपी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात और अशोक भाई आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो टोटल वोटिंग कैपेसिटी है उसका 75% दो पार्टियों के पास है विधानसभा चुनाव के हिसाब से। वो दो पार्टियां हैं भाजपा और समाजवादी पार्टी। बाकी 25% में सब है, चाहे उसमें बसपा हो, सीपीआई सीपीएम हो, कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां हैं सब उसमें है। बाकी 75% वोट इन्हीं दो पार्टियों के पास है। तो असली लड़ाई तो इन्हीं दो पार्टियों के बीच होगा जिनके पास 75% वोट है। और इसके अलावा जो है वो मुझे लगता है कि अब उनको तरह तरह के शब्दों का या उनके एनालिसिस के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पे लड़ाई, असली लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी ही नजर आ रही है। अगर समाजवादी पार्टी कोई अलायंस करती है तो उनका अलायंस में जितनी सीटें वो छोड़ेंगे तो उस पार्टी का अपना क्या वोट है। क्योंकि मैंने विधानसभा चुनाव में एक चीज नोटिस किया कि सपा के वोट पे ही मजबूत हुई आरएलडी और सपा के वोट पे ही मजबूत हुई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। ये क्यों मैं कह रहा हूं, सपा 347 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ी थी जहां इनको 37.25% वोट मिले थे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिन 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी वहां उनको कुल मिले 29 पॉइंट समथिंग, यानी कि दोनों के वोट में 8% का अंतर हो गया। ये सीटें हम लड़ेंगे तो वोट और बढ़ेगा, यानी वो 37% से ऊपर जाना चाहिए था क्योंकि वो दो पार्टियों का वोट था, लेकिन वो 8% घट गया। अब ऐसे ही राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल जिन 33 सीटों पे चुनाव लड़ी थी वो भी 32-33% ही उनके वोट आए, यानी कि सपा से 5% वोट कम था उनका। तो यानी कि वो जनता का भरोसा शायद सपा पे ज्यादा था, आरएलडी पे कम था। सपा के वोटों के ट्रांसफर होने में 6-7% की कमी रह गई। जो नहीं ट्रांसफर हुए वो शायद बीजेपी को मिले होंगे या और किसी को मिले होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि वोट ट्रांसफर होना बड़ा टफ काम है और ये काम सपा बसपा आरएलडी की अलायंस में 2019 में भी नहीं हो पाया था और 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस में भी नहीं हो पाया था। तो यूपी में आप देखिए जो अलायंस की राजनीति है एक तरीके से जनता ने उसे नकार दिया है। यहाँ बहुमत की राजनीति हो रही है। 2007 में बहुमत आया, 2012 में बहुमत आया, 2017 में बहुमत आया, 2022 में बहुमत आया। तो अलायंस का दौर यहाँ खत्म हो चुका है। जनता क्लियर कट मैंडेट दे रही है, इसीलिए 75% वोट दो पार्टियों में बट रहे हैं। कुछ राज्यों में तो 80% तक पहुंच गया है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब आप लोकसभा के चुनाव में जाएंगे 2019 के, तो आप पाएंगे कि ये जो आंकड़ा है ये तभी काफी बंटवारे का दो ही पार्टियों की या दो अलायंस के बीच में ही बटा था, जिसमें एक आरएलडी का सपा बसपा अलायंस था, दूसरा बीजेपी अलायंस था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत से राजनीतिक दलों को अपनी स्ट्रेटजी को नए तरीके से सोचना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी क्या करती है, क्योंकि 2024 के साथ क्योंकि कितनी भी सीटें जीत ले समाजवादी पार्टी, ये सहयोगी दल ही हो सकते हैं, प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल है। अगर ये कांग्रेस से ज्यादा सीटें लोकसभा की जीतते हैं तब तो इनका क्लेम हो सकता है। अगर कांग्रेस 50-55 तक सीमित रहे और सपा उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीटें 70 सीटें जीत ले तो शायद प्रधानमंत्री पद का क्लेम बन जाए अखिलेश यादव जी का। लेकिन अगर वो कांग्रेस से 2 सीट भी कम रहेंगे इनका क्लेम नहीं बन पाएगा। इनका क्लेम कहाँ होगा? 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक लाइन बोलूंगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे पास एक लाइन बोलूंगा अशोक जी, एक लाइन बोलूंगा अशोक जी।
हाँ बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए मैं मनोज जी सबसे बोलिए। पहले बोल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। मैं इतनी बात कह दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। हम निपटाने के लिए आए हैं, पहले निपटाएंगे फिर दूसरा बैठाएंगे, स्पष्ट लेकिन अभी रहे अभी जी। अभी कुछ दिन पहले एक होर्डिंग लग गई थी आपकी पार्टी कार्यालय के बाहर, अखिलेश यादव जी को भावी प्रधानमंत्री लिख दिया गया था। सबका सम्मान, सबका सम्मान, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कौन रोकेगा भाई? जिसका जो भावना है उस भावना को व्यक्त करेगा, ये संविधान देता है। हम कोई भाजपा में थोड़ी नहीं है कि मोदी के अलावा नड्डा की फोटो नहीं लगा सुन सकते, लीजिए, प्रधानमंत्री बनेगा। एक लाइन बस सुन लीजिए भाई मनोज जी। परिवार के अलावा इन्होंने किसी नेता का नाम 2004 में बताइए। निपटाया था, उसके भगवान बाद कृष्ण के आपको बताया वंशज गया हैं। कि सीबीआई इंक्वायरी इनकी हुई, भगवान फिर कृष्ण के इन्होंने वंशज सरकार हैं। बचाई, उसके बाद इनके एक नेता जेल गए। तो ये निपटाने के यादव, डिम्पल यादव, इसके अलावा कोई बाद नाम है? ये क्या ये देखो, रास्ता अरे तैयार कर ये आला गाने चलिए लगे, अमन पांडे जी, किसी को अमन आला पांडे गाने जी, लगे। क्या आने वाला लोकसभा चुनाव हाँ, पूरी तरह से बता धर्म दे और यादव, आस्था पर केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है क्या, अमन जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जरूर कोशिश करेगी इसको कि ऐसे केंद्रित हो जाए, लेकिन इंडिया अलायंस का एक कर्तव्य बनता है और हम सब लोग, हम सब तमाम युवा नौजवान इस पे इनको आने नहीं देंगे, इनकी इस पिच पे नहीं खेलने देंगे। अरे इनको अशोक जी, ये सब परिवारवादी पार्टी है, ये कहाँ आएंगी? चलिए अरे आस्था तो जी, आप पत्नी को तलाक दे दो ना, धर्म और आस्था दे के दो बीच पत्नी ज्यादा को बात तलाक, कौन मना कर रहा है? दे दो पत्नी को तलाक, परिवार से इतनी दिक्कत है तो दे दो। आस्था जी को बोलने दीजिए। अरे एपी सिंह, पत्नी को तलाक दे दो, परिवार छोड़ के बैरागी हो जाओ, मनोज जी, हो जाओ। आस्था जी को अपनी बात कहने दीजिए, आपने अपनी बात कह ली है। ना ना, आस्था जी, ये बताइए। अपनी पत्नी को तलाक दे दे, परिवार से दिक्कत है तो लेकिन आस्था जी को बच्चों बोलने छोड़ दीजिए, दे बात पूरी करने दीजिए। जी। आस्था तिवारी जी, आप बोलिए। ओपी अरे सिंह भाई, जी, दूसरे चैनल पर भी मैंने जाना आपकी है बात, अशोक जी। आपने जो भी कुछ बस बोला, ओपी जी आपके झूठ पास आ रहे हैं। सच, मैंने आपकी बात को पूरी तरीके से सुना। इतना सम्मान रखिए कि आपकी बात को अगर पूरी तरीके से सुना है मैंने, तो मेरे बारे में आप ना बोले, ठीक है? और दूसरी चीज, आप आप अपनी बात परिवारवाद करिए। की बात कर रहे थे, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि राजनाथ सिंह, उनके बेटे, उनको भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से परिवारवाद की बात करते हैं। अमित शाह को भूल जाते हैं, लोकसभा का उनके बेटे को चुनाव, भूल जाते हैं, तो वो परिवारवाद की बात क्या करते हैं। लोकसभा का चुनाव वसुंधरा धर्म और राजे आस्था सिंधिया, के विरुद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के इस बात को सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये एजेंडा है कि वो धर्म की तरफ लेकर के जाए इस चुनाव को, हम उसको कामयाब ना होने दें। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो जरूरत है जनता के मुद्दों की, महंगाई, बेरोजगारी, कास्ट सेंसस, और जो इस देश की संपत्तियों को कांग्रेस ने बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया है जिस तरीके से अडानी को, उस सारी चीजों पर हम उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी पूरी कोशिश है। बाकी देखते हैं, जनता को तय करना रहेगा कि वो किस तरीके से होगी, और जनता जो फैसला करेगी उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओपी सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत धन्यवाद। आस्था तिवारी जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका बहुत धन्यवाद। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े थे। अमन पांडे जी, आपका बहुत धन्यवाद। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अर्पित राय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपनी तरह से चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से खासतौर पर अयोध्या के राम मंदिर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की जा रही है। 22 जनवरी साल 2024 को प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। हालांकि जो दूसरे विपक्षी दल है उनकी तरफ से भी लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। कोई जातीय जनगणना की बात कह रहा है, कोई पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की बात कह रहा है। सभी राजनीतिक दलों के अपने अलग अलग एजेंडे हैं, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे न सिर्फ नेताओं की बयानबाजियां देखने को मिल रही है, बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक धुरी है वो एक कहीं ना कहीं आस्था और धर्म की तरफ बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसके मुद्दे किस पर भारी पड़ते हैं। आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ शामिल होऊंगा, आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।